Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर और हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 10 की एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया था और बताया था कि कॉलोनियलिज्म कैसी आइडियोलॉजी है जिसके द्वारा कॉलोनीज की स्थापना की गई। और हमने पिछले क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 10 की चैप्टर के अंदर हमने इंडो चाइना की कॉलोनियलिज्म के ऊपर पढ़ा था, जहां मैंने आपको वियतनाम के बारे में पढ़ा रहा था कि वियतनाम का इतिहास कैसा रहता है, वियतनाम के अंदर किस प्रकार की राज्य व्यवस्था बनती है और किस तरह से वियतनाम के अंतर्गत जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो फ्रेंच ने कैप्चर कर दी थी। तो उसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वहां पे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई और एंटी वियतनाम मतलब एंटी फ्रेंच कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कि फ्रेंच शासकों के विरुद्ध में जो राष्ट्र भावना डेवलप हुई वो कैसे होती है। बट बिफोर एज ऑलवेज प्रोसीडिंग फर्दर, जो भी स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के अंदर नए नए जुड़ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से स्वागत है। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर और बेसिकली मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जैसा कोर सब्जेक्ट है जो मैं जनरल स्टडीज से लेके ऑप्शनल तक की डेप्थ के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस कर रहा था, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और मैंने आपको इंडो चाइना की जो ओरिजिन है वो भी बता दी है। साथों साथ मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि इंडो चाइना का जब ओरिजिन हुआ इसके कंटेम्प्रेरी में किस तरह से फ्रेंच लोग उसको कैप्चर करते हैं और फ्रेंच लोग ने उसको मॉडर्निज्म के डोज के नाम के ऊपर, उसको आधुनिक बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से उसका एक्सप्लोटेशन किया था। क्यों एक्सप्लोटेशन किया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉलोनी बनती है कोई भी देश के अंदर, कोई भी प्रदेश के अंदर, कॉलोनी की खासियत ये रहती है कि वहां पे एक प्रकार का शोषण आपको मिलता रहेगा साहब, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्लोटेशन का कंसेप्ट है मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको इनफैक्ट बताया था कि कैसे वहां पे फ्रेंच आइडियाज और फ्रेंच कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ्रांस के शासकों ने बेसिकली फ्रेंच मीडियम के अंदर लैंग्वेज देने की शुरुआत की थी। वहां के लोगों को बेसिकली एक अलग भाषा सिखाई जाती है मॉडर्न लैंग्वेज के नाम के ऊपर और पूरी तरह से उनका एक्सप्लोटेशन करवाया जाता है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बेसिकली उसके कारण धीरे 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 वियतनाम के जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद जनेगा और उनके अंदर जब राष्ट्रवाद पैदा होगा तो वहां से ही नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो जैसे भारत के अंदर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई उसी तौर के ऊपर आपको वियतनाम के नेशनल मूवमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट दिखेगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आपको जैसे पता होगा यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ ऑन द अनअकैडमी प्लस। आई ऑल्सो टीच इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे और बेसिकली वहां पे मैं हिस्ट्री को ही पढ़ाता हूँ बट बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद हम लोग स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, द एंशिएंट एंड द मिडिवल हिस्ट्री। उसको मैं आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में कराऊंगा। पर आप प्लस में आओगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के अंतर्गत मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करा पाऊंगा। लाइव क्लासेस दिखेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज दिखेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप प्लस के ऊपर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ये कोड को यूज करेगा, सी दैट आपकी एप्लीकेशन अनलॉक भी हो जाएगी और बेसिकली स्पेशल क्लासेस देखिएगा। ये आपको फ्री में मिलेंगे, ये लाइव क्लास होते हैं और इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप कभी भी देख सकते हो कि कैसे पढ़ाया जा सकता है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो पूरा का पूरा हिस्ट्री करवाने की जो जिम्मेदारी है वो तो मेरी हो जाएगी, ऑब्वियस है। और आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे तो पूरा हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैं आपको कराऊंगा। एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको जितने भी कोर्सेज है वो सब कवर किए जाएंगे। पूरा जनरल स्टडीज आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, वही आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कराएंगे। तो डाउट सॉल्विंग से लेके आंसर राइटिंग से लेके जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर जो भी तैयारी वो सब यहाँ पे हो जाएगी। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा उनके अभ्यास को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन आपको 1-2 साल 3 साल तक का अवेलेबल है, आप प्लान कर सकते हो। मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का लीजिए क्योंकि 1 साल 49,500 रुपीज फीस है। पर अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज किया PN लाइव, ये कोड यूज करेगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा नॉर्मल कोर्सेज के अंदर। दूसरा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये है कि आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलती है। अनअकैडमी की तरफ से एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाता है जो आपको डे टू डे गाइडेंस देंगे, कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको हेल्प की जाएगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव आपको 10% डिस्काउंट के बाद 67,500 रुपीज 6750 रुपीज के अंदर मिल जाएगा आपको। और इसके साथ साथ अनअकैडमी के अंदर हमारे पास ऑप्शनल के कोर्सेज भी है, जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी है। इनफैक्ट जनरल स्टडीज को लेके हमारी नई बैच 2021 के प्रीलिम्स को लेके शुरू हो रही है। आप जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा साहब, है ना। 2022 के प्रीलिम्स को लेके भी हम लोग की बैच शुरू हो रही है साहब, आप उसके अंदर भी ज्वाइन करेगा। इट विल बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन एज वेल। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर हमारे GS और ऑप्शनल के कोर्सेज भी चलते हैं। आप दोनों को कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होगा। यू आर सपोज टू स्टडी द ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल। GS और ऑप्शनल का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आपको 70,000 रुपीज के अंदर कवर करा दिया जाएगा एंड इसमें भी आपका 10% डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो
PN Live and it will be quite beneficial। साथों साथ हमारे अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट कोर्सेज चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्बैट 28 फरवरी को है। ये फ्री क्विज है, लाइव क्विज होता है यहाँ पे। इनफैक्ट ये क्विज का सॉल्यूशन भी वीडियो के रूप में आपको दिया जाता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसकी तैयारी करवा सकते हो या कर सकते हो। ये कॉम्बैट के अंदर फायदा ये होता है कि आपका रिलेटिव रैंकिंग आता है और इनफैक्ट 11 बजे आपका नेक्स्ट कॉम्बैट होगा 11 AM को। आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो आफ्टर बेसिकली यूजिंग दिस कोड PN Live। ये PN Live यूज करके आपको यहाँ पे इनफैक्ट फायदा भी मिलेगा और काफी अच्छी तरह से आप तैयारी को अपग्रेड भी कर पाओगे। खैर, इतनी सारी चीजें अनअकैडमी के ऊपर, ये फ्री में है बाय द वे, दिस इज ऑल्सो फ्री। तो आप कभी भी अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को उसको पूरी तरह से जज भी कर सकते हो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैं आपको कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा था और कॉलोनाइजेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ्रेंच यहाँ पे आते हैं, इंडो चाइना वाले रीजन को कैप्चर करेंगे, वहाँ के चाइनीज कल्चर को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और वहाँ पे जो भी आपकी इनफैक्ट जो चाइनीज सिचुएशन थी, चाइनीज सभ्यता थी, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे वियतनाम को पूरी तरह से फ्रेंच करने की कोशिश की गई। जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने भारत को इंग्लिश बनाने की कोशिश की थी, वही चीज फ्रेंच ने वहाँ वियतनाम के अंदर की है, जहाँ वियतनाम के अंतर्गत स्थानिक सभ्यता, स्थानिक संस्कृति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के नाम के ऊपर उनको कन्वर्ट कराया गया था। खैर, ये जो सिचुएशन बनती है ये वियतनाम के अंदर बनती है बेसिकली, जिसे हम लोग इंडो चाइना के रूप में भी पहचानते हैं। वियतनाम के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से फ्रेंच आए, फ्रेंच ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलोनीज के अंदर पूरी की पूरी वहाँ पे रेलवेज डाली गई, इरीगेशन की लाइन्स डाली गई, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था कि यहाँ से इन लोग को दो चीजें एक्सपोर्ट करनी थी। कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी थी? एक तो थी राइस और दूसरी कौन सी थी अगर आप देखोगे तो आपको रबर साहब, ठीक है ना। तो राइस और रबर इन दोनों का एक्सपोर्ट यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में हो रहा था। 1931 तक आते आते वियतनाम वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री बन गया था जो राइस एक्सपोर्ट कर रहा था, वो चावल को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये चीज दर्शाती है कि कितना प्रभाव आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो, बात आगे चलती है और बेसिकली चर्चा ये हुई कि कॉलोनीज को कैसे डेवलप किया जाए, खास करके कॉलोनीज को किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, कॉलोनियल एजुकेशन के रूप में किस तरह से सिस्टम चलती है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंच एजुकेशन देने की बात चलती है, इनफैक्ट फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच वैल्यूज को बढ़ावा देने की बात चलती है और वहां वियतनाम के लोगों को पूरी तरह से कन्वर्ट कराने की पूरी एक साजिश चलती है। खैर, ये जो घटना बनी है ये 1887 या 1900 ऑनवर्ड से बनेगी। अब होगा क्या कि वियतनाम के अंदर कुछ स्थानिक लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच एजुकेशन उनको पढ़ाया जा रहा है। जैसे भारत की हम लोग बात करेंगे तो भारत की संस्कृति के अंदर भी हमको यही दिखेगा। इफ यू आर अवेयर अबाउट इंडिया, इंडिया में भी दोस्तों यही हुआ था। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि जो ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन देने की कोशिश की और बेसिकली ये ब्रिटिश एजुकेशन के अंतर्गत हमको जो इंग्लिश के अंदर एजुकेशन दिया जाता था, हमको जो वैल्यूज पढ़ाए जाते थे, ये सब भारत के लोगों को पसंद नहीं आए थे साहब, ठीक है। इंडियन पीपल डिड नॉट लाइक द वैल्यूज, इंडियन पीपल डिड नॉट लाइक द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दैट, है ना। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो इंडिया के अंदर भी बनेगा 1900 तक आते आते। वैसा ही रेजिस्टेंस वियतनाम के अंदर भी बनता है, क्योंकि वियतनाम के जो स्थानिक लोग थे उनको पसंद नहीं आ रहा था कि उनके इस कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी सिस्टम को, उनकी वे ऑफ लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम फ्रांस की सरकारें कर रही है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो उनको एक टाइम के ऊपर नेटिव को बेसिकली आगे मॉडर्न कराने की जो सोजिश थी, वो साजिश को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए वहां वियतनाम के अंदर बेसिकली धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होता है साहब, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, वो है नेशनलिज्म साहब, है ना। नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि इंडो चाइना के अंदर किस तरह से राष्ट्रवाद बढ़ने की शुरुआत हुई। ये राष्ट्रवाद स्कूल्स के अंदर से ही डेवलप होगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वियतनाम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पसंद नहीं आता था कि हम लोग ये जो करिकुलम है, इनको जो फ्रेंच एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है वो स्वीकार है साहब। दे डिड नॉट लाइक द एजुकेशन दैट वाज बीइंग टॉट टू देम साहब, ठीक है। एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो लोगों ने खुलेआम चुनौती दे दी कि हम लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को भारत की बताता हूँ, इंडिया के अंदर भी यही होता है कि समटाइम इन द 1880s से लेके 1890s तक आते आते और 1900s तक आते आते भारत के अंदर भी ओपन रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा होगा कि स्कूल्स की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कहते हैं DAV स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की जो फाउंडेशन है वो बेसिकली दयानंद सरस्वती के नाम के ऊपर ही की गई थी बाय लाला लजपत राय एंड हिज अकॉम्प्लिसेस साहब। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में दी जा रही है, जिसके कारण हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर पूरी तरह से अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वैसे ही पॉइंट आपको फ्रेंच के अंदर भी दिखेगी, क्योंकि फ्रेंच बेसिकली वहां पे यही काम कर रहे थे। तो देयर वर मेनी पीपल बेसिकली हु डिड नॉट लाइक द फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ वियतनाम, दे डिड नॉट लाइक द फ्रेंच कल्चर बीइंग इम्पोज्ड ऑन द वियतनामीज कल्चर। जैसे भारत के अंदर बेसिकली अंग्रेजी कल्चर भारत में इम्पोज किया जा रहा था, तो बेसिकली वो पसंद नहीं आ रहा था भारतीय लोगों को भी। खैर, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे काफी सारा ओपन ऑपोजिशन था। ओपन ऑपोजिशन का मतलब यह है कि बेसिकली बाहर खुले आके लोगों ने प्रोटेस्ट किया था
एट टाइम्स आप देखोगे तो साइलेंट रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ दिखेगा। साइलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि लोग शांतिप्रिय रूप से भी रेजिस्ट कर रहे थे। घुमा फिरा के हमको ये पता चलता है कि वहां पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था साहब। इनफैक्ट इंडिया के अंदर डीएवी स्कूल्स की स्थापना हुई, या बंगाल के अंदर देखोगे तो नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है बाय महर्षि अरविंद, अगर आपको पता होगा। तो औरबिंदो करके इनफैक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे 1900s के दौरान, क्रांतिकारी भी थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर से बिलोंग करते थे। उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की। क्यों बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के लोगों को भारतीय शिक्षा मिले। वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षा पद्धति के तहत उनको जो लाभ मिलना चाहिए भारत के लोगों को पूरी तरह से इंडियन नेशनलिज्म का पर्सपेक्टिव उनको दिया जाए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो सिचुएशन होती है, वी कम टू नो दैट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली डेवलप होगी साहब, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करेगी। वैसी चीज़ आपको वहाँ पे फ्रेंच के अंदर भी दिखेगी। अब देखिए, वियतनाम के जो टीचर्स थे, वो टीचर्स ने बेसिकली क्या बताया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे बच्चों को बेसिकली ये जो फ्रेंच पर्सपेक्टिव है वो नहीं सिखाएंगे, हम लोग हमारे बच्चों को नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव सिखाएंगे साहब, ठीक है ना? सो एज द नंबर ऑफ वियतनामीज टीचर्स इंक्रीज इन द लोअर क्लासेस, आपकी छोटी कक्षाओं के अंदर वियतनाम के शिक्षकों की संख्या बढ़ती है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल व्हाट वाज एक्चुअली बीइंग टॉट, वहां पे बेसिकली जो पढ़ाया जाता था, तो सिलेबस तो पहले फ्रेंच ने डिसाइड किया था, पर भारत के लोग जैसे अपना शिक्षण पढ़ा रहे थे वैसे ही फ्रेंच के लोगों ने भी शुरू किया। व्हाइल टीचिंग द वियतनामीज टीचर्स क्वाइटली मॉडिफाइड द टेक्स्ट एंड क्रिटिसाइज व्हाट वाज स्टेटेड। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात चलती है। वियतनाम के जो शिक्षक बैठे थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वो जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये चीज लाने की कोशिश की कि देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो सच्चाई नहीं है। जैसे बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, एंड इन द प्रीवियस सेशन आई हैड टॉक्ड अबाउट दैट हाउ वियतनाम वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच साहब, ठीक है? और बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि वहाँ पे जो वियतनाम है, वो वियतनाम के लोगों को बताया था कि फ्रेंच कल्चर अच्छा है, फ्रेंच सिचुएशन बहुत अच्छी है, फ्रेंच के लोग जो है बेसिकली वियतनाम का भला करने के लिए आए हैं। तो वहाँ के जो शिक्षक थे, वो शिक्षक ने क्या किया, धीरे धीरे उनकी ही जो एजुकेशन थी उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब देखो, हर एक क्लास के अंदर तो प्रिंसिपल आके चक्कर तो मारेगा नहीं, हर एक क्लास के अंदर फ्रेंच अथॉरिटीज वहाँ पे सुपरविजन तो नहीं कर पाएगी कि क्या हर एक क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो टीचर कहते थे ओपनली साहब, और क्या कहते थे कि देखो, ये किताब के अंदर लिखा है वो झूठा लिखा गया है, द थिंग दैट इज बीइंग रिटन इन द बुक इज बैडली रिटन, इट इज रॉन्गली रिटन, रियलिटी इज समथिंग एल्स। आप समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो रियलिटी ये बताने की कोशिश की गई। तो इससे क्या होगा था कि इनकी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम थी, वहां पे ही आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। खैर, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ साहब, आप समझने की कोशिश करिए कि जब आप एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस कहीं पे भी डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज बहुत पता चलेगी, वो है रोल ऑफ एजुकेशन। रोल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि जब आप शैक्षणिक रूप से किसी की बात करते हो इन एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि कॉलोनी के विरुद्ध में, इनफैक्ट जो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो मदर कंट्री है, ये मदर कंट्री के विरुद्ध में जो राष्ट्र भावना जगती है, उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के द्वारा जो सिलेबस जो था, वो सिलेबस के अंदर हमेशा कॉलोनी को क्या बताया जाता था, कॉलोनी को हमेशा बेसिकली आप देखोगे तो बैकवर्ड बताया जाता था। कॉलोनी को बोला जाता था कि आप प्रिमिटिव हो साहब, और बेसिकली आपका भला करने के लिए, आपको आगे डेवलप कराने के लिए किसका विकास हुआ है, कॉलोनी को डेवलप कराने के लिए ये जो आपका मदर कंट्री है, ये मदर कंट्री आपको हेल्प कर रहा है साहब, ठीक है ना? ये आपको सिलेबस के अंदर था। रियलिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रियलिटी ये थी कि मदर कंट्री हमेशा कॉलोनी का क्या कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी साहब, ठीक है? तो एक्सप्लॉइटेशन था। दूसरा, एजुकेशन के द्वारा ये जितने भी फॉरेनर्स थे, खास करके फ्रेंच हो गए या भारत में अंग्रेज हो गए, इनका यही था कि एक लॉयल बेस बनाना है, एक लॉयल कंज्यूमर बेस बनाना है, जिसके आधार के ऊपर बेसिकली भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जब हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तहत या बेसिकली विदेश की या जो भी इनफैक्ट है ना, आप फ्रेंच की शिक्षा व्यवस्था पकड़ लीजिए, तो वियतनाम की शिक्षा व्यवस्था के तहत वियतनाम के जो लोग थे उनको लॉयल कंज्यूमर के रूप में कन्वर्ट कराना था साहब, ठीक है? प्रॉब्लम ये होता है कि ये रियलिटी धीरे धीरे पूरे मासेस तक पहुंच गई है, गांव गांव तक धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हमको जो शिक्षा दिया जा रहा है वो गलत शिक्षा है, वो रॉन्ग एजुकेशन है, और वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमको बदलना पड़ेगा। इसके अंदर बेसिकली जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, इन सब लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखिए, ये सिलेबस के अंदर जो लिखा है वो सच्चा नहीं है, सच्चा वो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द थिंग दैट इज रिटन इन द सिलेबस इज नॉट द ट्रूथ इज आई एम टीचिंग यू,
एंड द रियलिटी इज दैट द फॉरेनर्स आर एक्सप्लोइटिंग अवर कंट्री। तो ये वियतनाम के अंदर बहुत चलता है साहब। हमेशा याद रखेगा कि जहां एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए, पूरी दुनिया के अंदर कॉलोनी के विरुद्ध में आंदोलन हुए हैं, वहां पे शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थाओं का अपना रोल पे आपको दिखता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बिकॉज ये जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव था, एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी, वहां उस दौरान की जो घटनाएं हैं, वहां पे एजुकेशनल सिस्टम की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अपना रोल प्ले मिलेगा। वियतनाम की भी यही कहानी मिलती है बेसिकली, जहां पे हमको पता चलता है कि वियतनाम के जो स्थानिक इनफैक्ट टीचर्स थे, उन्होंने नेशनलिज्म को बहुत बढ़ाया, बच्चों को इनफैक्ट मोटिवेट किया और कहा कि आप ये जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वेस्टर्न नैरेटिव है, इसको ना स्वीकार कीजिएगा साहब, है ना। तो ये आपको बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट इसके अंदर से दिखेगा। यू विल फाइंड अ वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट इन द वियतनामीज एजुकेशन सिस्टम, जहां बेसिकली 1920s के दौरान काफी सारा नेशनलिज्म चलता है। अब देखो वहां पे एक स्कूल का नाम दिया गया है साइगोन नेटिव गर्ल स्कूल साहब, ठीक है, साइगोन के अंदर, जहां एक वियतनाम की लड़की थी जो फ्रंट सीट के ऊपर बेसिकली बैठी होती है और उसको बोला जाता है कि आप हट जाओ, और उसकी जगह एक फ्रेंच स्टूडेंट को वहां पे ऑक्यूपाई करने के लिए मौका दिया जाए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। वो लड़की ने मना कर दिया कि व्हाई शुड आई मूव फ्रॉम द फर्स्ट बेंच, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि आप खाली फर्स्ट बेंच के अंदर ही फ्रेंच लोगों को बैठने दोगे और फ्रेंच लोग पीछे नहीं बैठ सकते। वो पीछे भी बैठ सकते हैं, पर फ्रेंच लोगों के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे। इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म की एक सबसे बड़ी पॉइंट होती है, ये भी याद रखेगा, कॉलोनियलिज्म की एक सबसे बड़ी पॉइंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स। इसको ईटी के रूप में पहचाना जाता है। ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स है, इसकी खासियत ये है कि जहां जहां कॉलोनीज बनी है, वहां के मदर कंट्री के लोग बेसिकली अपनी कॉलोनी में जाके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेजों के पास एक्स्ट्रा राइट्स हुआ करते थे, उनके पास प्रिविलेजेस हुआ करते थे। व्हाइट मैन्स पासपोर्ट कहते हैं, व्हाइट मैन प्रिविलेज के रूप में पहचानते हैं कि गोरे लोगों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं साहब। वो आपको यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मात्रा के अंदर दिखेंगे। यहाँ पे भी यही हुआ बेसिकली, जब ये लड़की ने मना किया कि मैं अगली बेंच से पिछली बेंच के अंदर नहीं जाऊंगी, तो उसको हटा दिया जाता है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वीसी जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको भी हरा दिया, उनको भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इसके कारण क्या हुआ कि एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल की बेंच के अंदर बैठने का मुद्दा था पूरे वियतनाम के अंदर, है ना, भड़केने की तरह शुरू हो गया, आग की तरह फैलने की शुरुआत हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। उसके बाद अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो प्रिंसिपल धमकाता है अपने विद्यार्थियों को और कहता है कि आई विल क्रश ऑल द वियतनामीज अंडर माय फीट। यू कैन इमेजिन कि इनफैक्ट वो इस तरह से बातें करता रहता है कि अगर आपने आंदोलन को नहीं रोका तो मैं आप सबकी पिटाई कर दूंगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब कंडीशन के अंदर हमको पता चला कि वहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे, वहाँ के बेसिकली जो भी आप टीचर्स की बात करोगे तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स फ्रेंच गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे भारत के अंदर भी आपको ये दिखेगा कि हम लोग जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी यही हुआ कि जब हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो अंडर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम देयर वर मेनी पीपल बेसिकली हु वर एडवोकेटिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया साहब, ठीक है। तो वहां पे भी आपको यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि वियतनाम के स्थानिक लोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे। इनका लग रहा था कि फ्रेंच का शासन वियतनाम के अंदर काफी अच्छा है। खैर जो भी होता है, बेसिकली हमको एक चीज पता चलती है कि वियतनाम के अंदर एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को फेल किया जाता था। क्यों फेल किया जाता था? क्योंकि वियतनाम के एजुकेशन सिस्टम में सरकार ने डिसाइड किया था कि अगर लोकल लोगों को फेल नहीं करेंगे, द लोकल पीपल आर नॉट फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, तो फिर ये लोग पास हो जाएंगे कोई भी परीक्षा, और जब पास हो जाएंगे तो व्हाइट कॉलर जॉब मांगेंगे साहब, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब मांगेंगे तो सरकार के पास व्हाइट कॉलर जॉब है नहीं, और जो भी व्हाइट कॉलर जॉब है वो खाली यूरोपियंस के लिए उन्होंने बचा के रखी थी। अब व्हाइट कॉलर जॉब होती क्या है? व्हाट डू मीन बाय द व्हाइट कॉलर जॉब साहब, ठीक है ना। व्हाइट कॉलर जॉब बेसिकली ऐसी प्रकार की जॉब्स होती है जहां पे आपको ऑफिस में बैठे बैठे काम करना है, आपको तनख्वाह मिल जाएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वो सिंपल चीज है, वो आज की तारीख में सबसे हम लोग कह सकते हैं कि एफिशिएंट भी होता है, और सबसे जैसे एक टीचर की जॉब हो गई, जैसे एक डॉक्टर की जॉब हो गई साहब, ठीक है ना। तो वो बेसिकली व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में हम लोग पहचानते हैं, जहां सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं आपके कपड़े खराब नहीं होंगे साहब, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट कॉलर जॉब है, ये व्हाइट कॉलर जॉब कभी वियतनाम के लोगों को दी नहीं जाती थी। हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि वियतनाम में करीबन 17 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर 400 लोग ही खाली परीक्षा पास कर पाते थे। उसका मतलब हमको समझ में आता है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था वहां पे फ्रेंच लोगों ने बनाई थी साहब। ये सब कुछ चीजें वियतनाम के स्थानिक लोगों को पता चल रही है। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग नोन बाय द वियतनामीज पीपल। वियतनाम के लोगों को ये भी समझ में आ रहा था कि देखिए ये फ्रेंच लोग आके बेसिकली हमारे साथ किस प्रकार का भद्दा व्यवहार कर रहे हैं साहब, ठीक है। तो होगा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी थॉट थी, जहां लोगों को फेल किया जाता था, जिसके कारण व्हाइट कॉलर जॉब ना मिले, वो इतने क्वालिफाइंग ही ना हो, ना वो डॉक्टर बन पाए, ना इंजीनियर बन पाए, ना अकाउंटेंट बन पाए। तो इसके कारण वियतनाम के लोगों को काफी बुरा लग रहा था, और इसके कारण वहां पे भी पैट्रियोटिक फीलिंग आएगी। ये तो भारत के अंदर भी हुआ था। इंडिया में भी व्हाइट कॉलर जॉब्स का डेवलपमेंट नहीं होने दिया अंग्रेजों ने साहब।
You might be aware that the British did not allow the development of the white collar jobs in India. Why the British did not allow? Because the British realize कि अगर भारत के लोग अपने खुद के दम के ऊपर इनफैक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों की जरूरत क्या होगी? ब्रिटिश हैड दिस थॉट इन देयर माइंड कि अगर भारत के लोगों को इस प्रकार की बेसिकली डेवलपमेंट करा दी गई, भारत के लोगों को इस प्रकार का क्या है कि एजुकेशन दे दिया गया, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तो उसके बाद भारत के लोगों को अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दे विल नॉट फाइंड द रियलिटी एंड द नीड ऑफ द ब्रिटिश, है ना. तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में रखने की भी आवश्यकता थी साहब, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो इन सब सिचुएशन के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग का जो प्रश्न था वो वियतनाम के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर आया. लोगों को ये लग रहा था कि भाई हमको सोसाइटी के फायदे के लिए भी यहाँ आंदोलन करना चाहिए, और ये बेसिकली फ्रेंच लोग हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, वियतनाम की जो इलीट क्लास ऑफ पीपल हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, उनके सामने भी लड़ना चाहिए. अब देखो फ्रेंच लोगों के सामने वियतनाम के लोगों का प्रश्न क्या था, क्योंकि फ्रेंच लोग उनके ऊपर रूल कर रहे थे. इलीट कम्युनिटी ऐसी थी वियतनाम की, वो भी बेसिकली धीरे धीरे फ्रेंच के अंदर कन्वर्ट हो गई थी. जैसे भारत के अंदर भी हमको पता चलता है कि बड़े बड़े जमींदार जैसे लोग आपको दिखेंगे जो बहुत ही डोमिनेशन पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे साहब. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. वही सिचुएशन आपको वियतनाम के अंदर भी दिखेगी. वियतनाम के अंदर बेसिकली जो स्थानिक लोग थे उन्होंने जब आंदोलन चलाया और कहा कि हमको जॉब चाहिए, हमको बेसिकली रोजगार चाहिए, ये सब प्रश्न बहुत सारे चल रहे थे, और इन सब कंडीशंस के अंदर जो सरकार थी उसको पसंद नहीं आया साहब. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो 1920s तक आते आते वियतनाम में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के द्वारा बेसिकली वहाँ पे पब्लिश किया जाता है, और यहाँ पे जो आइडिया ऑफ जॉब है, आइडिया ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द वियतनामीज पीपल है, आइडिया ऑफ गेटिंग एजुकेशन फॉर द वियतनामीज पीपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में उभर के आया. इनफैक्ट शैक्षणिक संस्थाओं की बात करेंगे, जब हम लोग स्कूल्स की बात करेंगे, तो स्कूल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स. आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था भारत के अंदर क्या स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं. अगर आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो भारत के अंदर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज का नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था. ये योगदान इसी के कारण था कि इनफैक्ट भारतीय यूनिवर्सिटीज के अंदर, भारत की जो भी शैक्षणिक संस्थाएं थी, उनके अंदर राष्ट्रवाद को सबसे ज्यादा इनके द्वारा ही चलाया गया था, इनके द्वारा ही प्रोपोगेट किया गया था. यही लोग थे जो इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत कर रहे थे साहब, है ना. तो पूरे भारत में ये चीज हुई. वही चीज वियतनाम के अंदर भी दिखेगी. वियतनाम के अंदर भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में आया. इंडिया में यूनिवर्सिटीज इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है, 1904 तक आते आते भारत की यूनिवर्सिटीज इतनी पॉपुलर थी, इतनी मजबूत थी, तो सरकार की कमर टूट चुकी थी. गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार ये इंडिया की यूनिवर्सिटी वाला हमारा इनफैक्ट परेशान कर दिया है, हमारे नाक में दम करके रखा है साहब, क्योंकि हर रोज लोग आंदोलन कर रहा है. तो 1904 के अंदर लॉर्ड कर्जन आपको दिखेगा, वो एक कानून पास कराएगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट. याद रखिएगा कौन सा है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट साहब. ठीक है, ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है, इसके द्वारा बेसिकली ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसने पूरे की पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हाईचेक करवा दिया था. वही चीज हमको बेसिकली वियतनाम के अंदर भी दिखेगी. हियर इन वियतनाम ऑल्सो वी फाइंड द सेम थिंग. जहां वियतनाम की स्कूल्स, वियतनाम की यूनिवर्सिटीज, वियतनाम की जो भी संस्थाएं थी, वहां पे पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वहां पे बेसिकली वियतनाम की स्कूल्स के अंदर नेशनलिज्म चल रहा था साहब. गेटिंग माय पॉइंट. फ्रेंच लोगों का मानना था अगर वियतनाम के लंबा टिकना है तो हमको एजुकेशन हमारे कंट्रोल में रखना चाहिए. वियतनाम के लोग कहते हैं कि हम तो नेशनलिस्ट एजुकेशन लेके आएंगे. ब्रिटिश सरकार ने भी यही करने की कोशिश की कि जब भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की, तो गांधी जी 1920 तक आते आते फिर यहाँ पे नेशनलिस्ट एजुकेशन की शुरुआत करेंगे और कहेंगे कि आप ब्रिटिश एजुकेशन देते रहिए अपने कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, हम तो हमारे बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षण देंगे, वोकेशनल एजुकेशन देंगे. 1920 के अंदर भारत के अंदर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसी दौरान साहब जब वियतनाम के अंदर भी आंदोलन हो रहा है, आप कंपैरेटिव देखिए, 1920s में इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, खिलाफत का आंदोलन हो रहा था. मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद आया कि नहीं है आपको. तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन वहां भारत में हो रहा है, उसी कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर वियतनाम के अंदर भी नेशनल पर्सपेक्टिव की चालू हो गई थी, और लोगों ने बेसिकली नेशनलिज्म का आधार लेके अपने स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और आगे प्रोमिनेंस में लाने की कोशिश की थी. इनफैक्ट 1920 में भारत के अंदर आप देखिएगा तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ की बात करेंगे, या यहाँ पे आप देखोगे तो गुजरात के अंदर गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, ये सब इसी दौरान में तो हो रही है. ये सब स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस का खोलने का इंटेंशन क्या था? ये स्कूल कॉलेजों को खोलने का इंटेंशन यही था कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत में एजुकेशन को कंट्रोल करके रखा था,
उसी के सामने नेशनलिस्ट एजुकेशन चला। वियतनाम के अंदर भी बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने रूल को मजबूत करने के लिए एजुकेशन को अपने हाथ में रखा था, क्योंकि सिलेबस जो था वो सिलेबस कौन डिजाइन करती थी? फ्रेंच गवर्नमेंट साहब, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने वैल्यूज, नॉर्म्स और परसेप्शन ऑफ द पीपल चेंज करने की कोशिश की और ये बताया कि देखिए फ्रेंच सिविलाइजेशन सुपीरियर है और वियतनाम का सिविलाइजेशन इंफीरियर है। उसके सामने अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वियतनाम के अंदर 1920s तक आते आते काफ़ी सारे लोग बेसिकली मोटिवेटेड हो चुके हैं, इनके अंदर एनलाइटनमेंट आ चुका है। और ये एनलाइटनमेंट के बाद बेसिकली वियतनाम के अंदर जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, जिसे हम लोग वियतनामीज इंटेलेक्चुअल्स के रूप में पहचानते हैं, उनको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि वियतनाम खाली और खाली अपने प्रदेश को नहीं घुमा रहा है, वियतनाम अपनी आइडेंटिटी को घुमा रहा है। अब एक चीज़ याद रखेगा दोस्तों, जब भी कोई प्रदेश, कोई भी जगह, कोई भी समाज अपनी आइडेंटिटी को घुमा देता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। whenever any place, any region or any kind of society loses the identity, I feel that existence comes into an end साहब, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए अपनी आइडेंटिटी को नहीं घुमा सकते। द मोमेंट यू विल डू दैट, आपने अपनी आइडेंटिटी को घुमाया मतलब हालत खराब हो जाएगी, पूरी तरह से सिचुएशन आपके काबू के बाहर चली जाएगी साहब, है ना। यहाँ पे भी यही हो रहा था, आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर के आ रहा था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कल्चर, कस्टम्स, इन सब के ऊपर प्रश्न उभर के आ गया साहब। वियतनाम के अंदर लोगों को लग रहा था कि फ्रेंच कल्चर सबसे सुपीरियर है क्योंकि फ्रेंच ने इनको ये पढ़ाया है। भारत में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश कल्चर बहुत अच्छा है कंपेयर टू द इंडियन कल्चर, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमको ये चीज पढ़ाई थी, यही चीज अंग्रेजों ने हमको सिखाई थी साहब, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वियतनाम में जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो रेजिस्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। इंडिया के अंदर भी हमको यही देखने को मिलता है कि जब एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तो वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के द्वारा ही होगी। तो हमेशा याद रखेगा, whenever you are fighting against colonial system, education will be a very important part of the larger battle and for independence। अगर आप शैक्षणिक रूप से आज़ाद नहीं हो, अगर आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो कंट्रोल्ड हो और वो सुपरवाइज्ड हो, तो याद रखिएगा कि आगे की जनरेशन जो है वो हमेशा ब्रेन वॉश ही उभर के आएगी साहब। आगे की जनरेशन पूरी तरह से ब्रेन वॉश क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं कर पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू डू क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे भारत के अंदर ब्रिटिश ने और वियतनाम के अंदर फ्रेंच के लोगों ने ये कर दिया था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर हमको ये पता चलता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई और यहाँ से वियतनाम का नेशनलिज्म का बेस बनेगा साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो वियतनाम इस नेशनलिज्म को जब हम लोग देखते हैं तो हमेशा याद रखेगा कि फ्रेंच ने वियतनाम को कब कब्जे किया था। When did the French had occupied the Vietnam? तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था that the French had occupied the Vietnam somewhere in the year 1887 साहब। ऐसे तो 1867 से ही शुरुआत की थी, पर 1887 तक आते आते बेसिकली पूरी तरह से फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ वियतनाम हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस और वहां पे बेसिकली इंडो चाइना की स्थापना होती है। 1887 से लेके अगर आप देखेगा तो 1900s तक आते आते वियतनामीज नेशनलिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट के ऊपर उभर आ गया साहब, ठीक है। और यही वियतनामीज नेशनलिज्म धीरे धीरे जब प्रोमिनेंस के ऊपर आएगा तो बेसिकली सिचुएशन को काबू के बाहर लेके जाते हुए अगर आप समझोगे तो बातें आगे चलती है और परिस्थिति बदल जाएगी और राष्ट्रवाद का बेस बना के आप समझिए कि इनफैक्ट है ना आगे बात चलेगी और वहाँ के लोग जो है वो फ्रेंच के सामने फाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ही फाइट होती है। तो रेजिस्टेंस एजुकेशन से शुरू हुई, धीरे 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 और भी मुद्दे थे जो वियतनाम के लोगों को धक रहे थे कि ये फ्रेंच के कारण हुआ है, हमको इसके सामने भी फाइट करना चाहिए। एक मुद्दा था वो बेसिकली डिसीजेस और हाइजीन का था। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये पूरी कॉलोनी के अंदर आपको ये चीज़ दिखेगी, जहाँ जहाँ कॉलोनियलिज्म दिखता है वहाँ वहाँ हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज आएंगे। अब ये क्यों आता है मैं आपको क्यों बताता हूँ साहब, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के कारण एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कोई भी शहर होता है वो शहर को बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था सारी भाषा के अंदर। आप देखोगे एक तो क्लीन एरियाज दिखेंगे साहब जहाँ पे रूलिंग फोर्सेस रहा करते थे। रूलिंग पावर्स का मतलब क्या है कि जैसे भारत के अंदर अंग्रेज रहते थे तो शहर के एक विस्तार के अंदर उनको साफ सफाई वाली जगह के अंदर अपना घर बना के रखा था साहब। जहाँ के पॉपुलेशन भी कम होगी वहाँ पे बेसिकली और लोगों को सेटलमेंट के राइट्स नहीं थे। और बाकी आप देखोगे तो एकदम अनक्लीन एरिया, बहुत ही गंदा विस्तार आपको दिखेगा और वहाँ पे कॉमन मैन विस्तार का रहता होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये सच्चाई आज के दौरान भी दिखेगी, कॉलोनी के दौरान बहुत दिखती है साहब। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड याद रखेगा, कॉलोनियल पीरियड में पूरा का पूरा सिटी, कोई भी विस्तार, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप देखिए वो दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, एक क्लीन और एक अनक्लीन। मतलब ये है कि एक पार्ट ऐसा होगा शहर का
जो काफ़ी विकसित होगा, जहाँ पे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी साहब, ठीक है। दूसरा पार्ट ऐसा होगा जो पूरी तरह से अनक्लीन होगा, वहाँ पे कुछ आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत हाई पॉपुलेशन होती है साहब, है ना। अब जब हाई पॉपुलेशन होती है तो क्या होगा, आप ही बताइए, व्हाट विल हैपन साहब। whenever there will be high population, it will lead to what, it will lead to a condition where we see that हमको स्लम्स का डेवलपमेंट दिखेगा। अब जब स्लम्स का डेवलपमेंट होता है तो आपको भी पता है क्या होता है साहब, हेल्थ एंड हाइजीन का इशू नहीं होगा साहब, है ना। तो हेल्थ हाइजीन का अगर आप देखोगे तो इशू होगा, और छोटी मोटी बीमारियां एट टाइम्स कैटास्ट्रॉफिक बन जाएगी। छोटी छोटी डिसीजेस जो थे वो कैटास्ट्रॉफ के रूप में बन जाएंगी, इतनी बड़ी इंपैक्ट करेगी जहां के स्थानिक लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होगा। इनफैक्ट ये जो हेल्थ हाइजीन और डिसीजेस का कारण है, इसके कारण भी नेशनलिज्म बढ़ेगा। जैसे भारत की मैं बात करूंगा तो भारत के अंदर ब्रिटिश काल के समय में बहुत सारी बीमारियां फैलाती रहती थी। जैसे आप देखोगे तो आपको प्लेग की बीमारी दिखेगी, बुबोनिक प्लेग साहब, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल फाइंड दिस आइडिया ऑफ बुबोनिक प्लेग साहब। तो आपने देखा होगा चूहे से ये बीमारी फैलती है। दिस डिसीज इज जनरली स्प्रेड थ्रू द माउस। और आपके जो चूहे होते हैं साहब, आपके जो चूहे होते हैं वो चूहे मर जाते हैं, और एक चूहा मरता है तो उसके अंदर अगर ये बीमारी है तो पूरे शहरों के अंदर फैल जाएगी। अब देखिए ये जो प्लेग की बीमारी है ये भारत में बहुत कॉमन हुआ करती थी, और ये प्लेग को लेके ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा। दे डिड नॉट एक्चुअली केयर फॉर दैट, है ना, क्योंकि उनको लग रहा था तो मरना है तो मरे, क्या फर्क पड़ता है, भारत के लोग ही मरेंगे ना, अंग्रेज थोड़ी मरने वाले साहब, है ना। तो ये जो बुबोनिक प्लेग है, इस प्रकार की बीमारियों के कारण भारत के लोग मारे जा रहे थे, ब्रिटिश सरकार कोई ध्यान नहीं रख रही थी। ऊपर से 1897 के अंदर अगर आपको पता होगा तो इतना बड़ा प्लेग आया था पुणे वाले रीजन के अंदर, टाइफॉइड, कॉलेरा, मलेरिया सा प्लेग जैसी बीमारियां फैल रही है। तो 1897 में प्लेग आया। ये प्लेग के चक्कर में ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्लेग ओनली होता ऐसा है कि इस समय के दौरान 1897 का आसपास का टाइम था, और फिर ये छापेकर बंधु आपको दिखेंगे, यू विल फाइंड दिस छापेकर ब्रदर्स। ये जो छापेकर ब्रदर्स थे, इन्होंने बेसिकली एक प्लेग के ऑफिशियल को मार दिया था साहब। अगर आपको याद होगा तो आपको एक ऑफिशियल दिखेगा जिनका नाम था रैंड, RAND। रैंड वॉज एन ICS ऑफिशियल हु वाज अपॉइंटेड टू द प्लेग कमिश्नर अथॉरिटी। उसको बोला गया था कि यहाँ पे पुणे में प्लेग को कंट्रोल लेना है। वो कंट्रोल में लेने की जगह लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, तो ये छापेकर बंधु डिसाइड करके उसको ठाई ठाई करके आते हैं। तो इंडिया में भी ये डिजीजेस के कारण जो ब्रिटिश काल के दौरान बीमारियां फैली, ब्रिटिश काल के दौरान भारत के शहरों का कचरा किया गया, उसके कारण भी नेशनलिज्म बढ़ेगा। वियतनाम के अंदर भी आपको ये हाइजीन के कारण बहुत सारा इश्यूज आपको देखने को मिलता रहेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट एजुकेशन वाज नॉट द ओनली स्फीयर ऑफ एवरीडे लाइफ इन विच सच पॉलिटिकल बैटल्स अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म वर फॉट साहब। तो शिक्षा एकमात्र ऐसा आयाम नहीं था जहां साम्राज्यवाद के सामने या संस्थानवाद के सामने आंदोलन हो रहा था। देयर वर अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल विच वी कैन सी, जहां स्मॉराइटी बहुत ही स्मॉल वेज के अंदर लोग अपने कॉलोनी के जो मालिक थे उनके सामने आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई तुम निकलो, हमारे शहरों का क्या कचरा बना दिया है साहब, ठीक है ना। हमको पता चलता है हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे, वहां पे हमको पता चलता है कि फ्रेंच लोगों ने वियतनाम के अंदर बेसिकली हैनोई नाम का जो सिटी है उसको बिल्ड कराने का उन्होंने आदेश दिया साहब। अब आप समझिए हैनोई कहाँ पे आता है। हैनोई अगर आप देखोगे तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हैनोई आपको यहाँ कहीं पे दिख जाएगा साहब, ठीक है। दिस इज हैनोई साहब, अगर आप देख रहे हो ये आपका हैनोई नाम का शहर है साहब, ठीक है। अब जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने अभी बहुत सारे सिटीज बनाए, बॉम्बे बनाया, मद्रास बनाया, कैलकाटा बनाया कि नहीं बनाया साहब, ठीक है। हर एक शहरों को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। एक एरिया जहां पे इंडियंस को रखा जाता था, दूसरा एरिया जहां पे गोरे रहते थे। जो विस्तार के अंदर गोरे रहा करते थे वो विस्तार एकदम चकाचक, एकदम, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन एरिया, मतलब, है ना, आप सड़क के ऊपर देख लो तो आपको अपना थोबड़ा दिख जाए, उसके उस प्रकार की आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगी। बाकी सारे विस्तार के अंदर आप देखिएगा तो वहां पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। वियतनाम के अंदर भी यही कहानी है। वियतनाम के स्थानिक लोगों को इससे बहुत बुरा लग रहा था। आप देखिए कि एनसीईआरटी क्या कहता है इसके ऊपर, वियतनाम की स्टोरी के ऊपर साहब, ठीक है। द लेटेस्ट आइडियाज अबाउट आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स वर एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ न्यू एंड मॉडर्न सिटी साहब। हैनोई को पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया, पूरी तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है साहब। 1903 के आसपास वहां हैनोई के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेग आ गया, जैसे भारत के अंदर भी आया था। अब देखिए जहां जहां कॉलोनियलिज्म चलेगा वहां वहां आपको प्लेग दिखेगा साहब, ठीक है। अब ये यूरोपियंस ने हर बार यही ब्लेम किया करते थे कि देखिए ये जो प्लेग है ये भारत के लोगों की या यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनकी गंदी प्रैक्टिसेस के कारण आया है। गंदी प्रैक्टिसेस का मतलब कि उनके वहां पे लाइफस्टाइल की जो डिफेक्ट है उसके कारण आया है। रियलिटी ये है
कि ये जो प्लेग जैसी घटनाएं हो रही है ये सब कॉलोनीज के अंदर, उसके पीछे लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द कॉलोनियल मास्टर्स है। बेसिकली कॉलोनी जहां जहां बनती थी वहां साफ सफाई का ध्यान कोई रखता नहीं था साहब, ठीक है। अब जहां यूरोपियंस रहते थे वो विस्तार साफ था, बाकी सारे विस्तार आपको दिखेंगे नहीं साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हमको ये पता चलता है कि बुबोनिक प्लेग आया। ये बुबोनिक प्लेग इनफैक्ट उस दौरान चलता है जिसके कारण एक बहुत बड़ी सोशल कंफ्लिक्ट आती है। अब देखो एनसीईआरटी लिखता भी है, इन मेनी कॉलोनियल कंट्रीज मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द डिसीज क्रिएटेड अ सीरियस सोशल कन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि जहां जहां कॉलोनी हुआ करती थी वहां वहां जब आप इस प्रकार की डिसीजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब आप इस प्रकार की डिसीजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इसके कारण बहुत सारी कंफ्लिक्ट होती थी। दिस विल लीड टू फर्दर कंफ्लिक्ट। अब ऐसा क्यों बोला गया, व्हाई दिस थिंग इज शोड साहब, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ये बोला गया है उसके पीछे का कारण है, देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जहां जहां कॉलोनी बनती थी वहां वहां डिसीजेस को कंट्रोल किया करना या ना करने को लेके एट टाइम्स हमको बहुत सारी कंफ्लिक्ट भी दिख जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है साहब। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया साहब इंडिया के अंदर कि इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ने भारत को कॉलोनी के रूप में बनाया था और बेसिकली इंडिया के अंदर भी 1897 के अंदर प्लेग आ गया साहब। अब ये जब प्लेग आ गया तो प्लेग को कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेके बेसिकली आपको पता चलता है कि इशू क्रिएट हुआ। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पुणे के अंदर, कि पुणे के अंदर 1897 के अंदर प्लेग आया था। अब वहां पुणे का जो पार्ट था वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था साहब, ठीक है। कुछ एरिया जहां पे ब्रिटिश रहा करते थे, ये ब्रिटिश सिटी बहुत ही प्योर था, वहां पे कोई बीमारी नहीं फैलती थी। जहां इंडियंस रहते थे जो एरिया के अंदर, ओल्ड सिटी वाला एरिया जनरली, उसके अंदर साफ सफाई का इशू रहता था, वहां पे कोई जाता नहीं था, कचरा वचरा साफ करता नहीं था, ये सारा इशू था, ठीक है। दूसरा, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेके अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेग कमिश्नर की अपॉइंट की थी। अब आप समझिए इसके कारण कंफ्लिक्ट कैसे होगा साहब, ठीक है। ये जो प्लेग कमिश्नर था इसका नाम था रैंड। ये जो रैंड था, ही वाज एन आईसीएस ऑफिशियल, यू माइट बी अवेयर अबाउट इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट। तो ये जो आईसीएस ऑफिशियल था आपका रैंड, वो जाके लोगों को प्लेग की साफ सफाई के नाम के ऊपर परेशान करता था। ही यूज्ड टू हैरेस पीपल इन द नेम ऑफ कंट्रोलिंग प्लेग। अब कैसे हैरेस करता था, उनके घर में जाके रेड निकालता था, वो देखता था कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, आपको कोई लक्षण है कि नहीं है, आपके पास कोई क्या कहते हैं बीमारी के कोई सिम्टम्स है कि नहीं है आपके अंदर साहब, ठीक है। और जैसे ही रैंड को पता चलता था कि कोई बीमारी है या कोई है चीजें हैं, तो लोगों को परेशान कर देता था। एट टाइम्स बीमारी नहीं होती तो भी लोगों के कपड़े उतारता था साहब। एट टाइम्स यूज्ड टू ऑन द नेम ऑफ चेकिंग दी पर्सन कि भाई ये इसके पास कोई प्लेग के लक्षण है कि नहीं है। जैसे आजकल कोरोना के अंदर लोग चेक करते हैं, आपने देखा होगा, ये टेम्परेचर लगा के कि भाई तुम्हें कोई बीमारी है कि नहीं है साहब, ठीक है। वैसे प्लेग के अंदर भी यही होता था साहब, ठीक है। तो वो उस टाइम पे टेम्परेचर गन थी नहीं, ये थी नहीं, वो नहीं था, तो वो जाके डायरेक्टली कपड़े उतार के देखता था कि तुम्हारी बॉडी में फोड़े फोड़े तो नहीं हुए, क्योंकि प्लेग के लक्षण ये भी होते थे साहब। अब कॉमन मैन को कितना इंसल्टिंग लगता था साहब, ठीक है। आप प्लेग के नाम के ऊपर ये हाइजीन का जो चाल कर रहे हो, इसके कारण आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द इंडियन मासेस साहब। आप भारत के लोगों का अपमान कर रहे हो उनके कपड़े उतार के साफ सफाई के नाम के ऊपर साहब, है ना, स्वाभाविक चीज है। तो भारत में उसके कारण बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ, और इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है कि ये जो रैंड है ये हर रोज भारत के लोगों को परेशान करता था। पुणे के अंदर तो बहुत लोगों को परेशान किया, क्योंकि वहां पुणे के अंदर ही पोस्टेड था वो साहब, ठीक है। तो एक दिन वहां पे छापेकर बंधु दिखेंगे आपको, वहां महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और छापेकर बंधुओं ने जाके ये रैंड को गोली मार दी, ठाए 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 कर दिया कि भाई ना रहेगी बात ना बजेगी बांसुरी। तू कौन होता है हम लोग को चेक करने वाला में, तू कौन होता है हमारा कपड़ा उतारने वाला साहब, ठीक है। तो छापेकर बंधु वो लोग थे जो इतने नाराज हो गए साहब इसकी ये रैंड की हरकतों को देख के साहब, ठीक है। तो ये हर जगह दिखेगा आपको। तो ये जो लाइन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका के अंदर भी हुआ था, इवन इन अफ्रीका द सेम थिंग हैपेंड साहब, ठीक है ना। सो इन मेनी कॉलोनियल कंट्रीज मेजर्स टू कंट्रोल द डिसीजेस क्रिएटेड सीरियस सोशल कॉन्फ्लिक्ट साहब, है ना। तो जहां जहां आप डिसीज को कंट्रोल करने की बात करो वहां कॉन्फ्लिक्ट तो होगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब हैनोई की बात की गई है, क्योंकि हैनोई के अंदर इसके कारण अब इससे राष्ट्रवाद बहुत बढ़ेगा। आप याद रखेगा कि जैसे भारत के अंदर ये जो प्लेग को कंट्रोल करने की बात आई, और प्लेग को करने के नाम के ऊपर बेसिकली ये जो छापेकर बंधु ने जो वहां के प्लेग के ऑफिशियल को गोली मार दी, तो उससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साहब, ठीक है। तो हैनोई के अंदर भी आपको यही देखने को मिलता है साहब। हैनोई नाम का जो सिटी है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था। The French part of Hanoi was built at a beautiful and clean city and wide avenues and well laid out sewer system by the native quarter. Native quarter का मतलब क्या है, जहाँ पे स्थानिक लोग रहते थे, वियतनाम के लोग थे, उनको कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। बीमारी कहाँ फैलेगी साहब, अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पे फ्रेंच रहते थे वहां बीमारी फैलने का शक्यता कम है। जहां पे नेटिव लोग रहते थे, नेटिव का मतलब है बेसिकली वियतनामीज लोग रहते थे,
वहां पे आपकी बीमारी फैलने की शक्यता ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई फैसिलिटीज ही नहीं है साहब। गेटिंग अ पॉइंट? सो द रिफ्यूज फ्रॉम द ओल्ड सिटी ड्रेन स्ट्रेट आउट इनटू द रिवर और ड्यूरिंग हैवी फ्रंट्स ओवर फ्लडेड इनटू द स्ट्रीट्स। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जहां पे आपका कचरा का पानी सीधा नदी में जाता था, और नदी का पानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो धीरे 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 कहां पे चला जाता था साहब? गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो बाहर आ जाता था उछल उछल के, और बाहर आने के बाद बेसिकली हमको क्या देखने को मिल रहा है? बहुत सारे विस्तारों के अंदर फैल जाएगा साहब, ठीक है? सो दस व्हाट वाज इंस्टॉल्ड टू क्रिएट अ हाइजेनिक एनवायरनमेंट इन द फ्रेंच सिटी बिकेम द क्लॉज ऑफ द प्लेग साहब, ठीक है ना? तो प्लेग आपका बनता है, उसके पीछे का कारण भी आप समझिए कि उनकी खुद की ही प्रैक्टिसेस थी। बड़े बड़े सीवर लाइन्स उस टाइम पे बेसिकली उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, जहां गटर का पानी निकलता था। दे बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट साहब। वहां पे जितने भी चूहे थे वो वहां पे इकट्ठे होते थे, वहां पले बढ़ते रहते थे। सुअर सिस्टम को इन्होंने बेसिकली इस तरह का डेवलपमेंट किया, जहां पूरी की पूरी गटर लाइन जो थी सिटी के अंदर इन्होंने इंटरकनेक्ट की थी, तो वहां चूहे आराम से घूम सकते थे। और चूहे आराम से घूम कर रखते थे, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका फ्रेंच एरिया हो या आपका नेटिव क्वार्टर हो, नेटिव क्वार्टर का मतलब जहां पे स्थानिक लोग रहते थे, कोई भी एरिया पकड़ लो साहब, दोनों जगह के ऊपर ऑन बोथ द एरियाज वी फाइंड दैट द प्लेग सिस्टम बिकेम वेरी प्रोमिनेंट साहब। अब देखिए पूरे फ्रेंच सिटी के अंदर और जो नेटिव एरिया, दोनों जगह के ऊपर प्लेग आपका बहुत फैल गया, पूरे हेनो सिटी के अंदर। अब सवाल ये था कि क्या किया जाएगा साहब, है ना? इतने सारे चूहे को कैसे मारेंगे, क्योंकि चूहों के अंदर ये बीमारी फैलती है, चूहों से इंसानों के अंदर आ जाती है साहब। गेटिंग अ पॉइंट? तो 1902-1903 तक आते आते वहां पे रैट हंट की शुरुआत होती है। अब आप देखिए इसमें भी राष्ट्रवाद चलेगा साहब। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। राष्ट्रवाद चलेगा, नेशनलिज्म क्यों चलेगा? आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके चूहों को मारने का काम वियतनाम के स्थानिक लोग करेंगे कि फ्रेंच लोग करेंगे? आप समझने की कोशिश करोगे, रैट हंट के अंतर्गत क्या फ्रेंच लोग बेसिकली इसको चूहों को मारने का काम करेंगे, या बेसिकली वियतनाम का जो वियतनामी स्थानिक पीपल है, द लोकल पर्सन ऑफ वियतनाम विल बी डूइंग दैट साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो फ्रेंच और वियतनामीज पर्सपेक्टिव आपको यहां से दिखता रहता है, वहां हमको पता चलता है कि फ्रेंच के लोगों ने, जो सरकार थी, उन्हें वियतनाम के लोगों को पकड़ा और उनको कहा कि आप, है ना, जितने चूहे को मार के पकड़ के लेके आओगे उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वियतनाम के लोग खुश हो गए कि चलो भाई, हमको रैट हंट के लिए पैसा मिल रहा है। घुमा फिरा के कहानी ये थी कि चूहे मारने का काम बहुत ही भारी काम था। पहली पॉइंट तो आपको पता होनी चाहिए, इट्स नॉट ए इजी वर्क टू ट्रैप अ माउस, और पकड़ने के बाद बेसिकली उसको कहीं पे फेंक के आना या मार के आना साहब। और इतनी बड़ी मात्रा के अंदर चूहों का ब्रीडिंग हुआ था जो उसको रोक ही नहीं पाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो लिखते हैं कि 30 में 1902 तक आते आते करीबन 20,000 से ज्यादा चूहों को इन्होंने पकड़ लिया था। बट देयर सीम टू बी नो एंड साहब, है ना? तो आप समझोगे तो उसका एंड होने की शक्यता ही नहीं थी। फॉर द वियतनामीज द रैट हंट सीम टू प्रोवाइड एन अर्ली लेसन इन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हमको यहाँ से दिखती है। वियतनाम के लोगों को पता चल गया था कि इनफैक्ट अगर हम लोग साथ में इकट्ठे होंगे तो सरकार के सामने बार्गेन कर सकते हैं, फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने बार्गेन कर सकते हैं, और फ्रेंच गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप हमको सैलरी बढ़ा के दोगे या हमको प्रॉफिट कमा के दोगे साहब। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंट आपको यहाँ से दिखते मिलती रहती है साहब। गेटिंग अ पॉइंट? इन्होंने कहा कि हम क्यों गटर में उतरे, हम क्यों यहाँ पे सीवर लाइन्स को साफ करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फ्रेंच लोगों को ही हो रही थी, क्योंकि उनके घरों के अंदर ये सीवर वाला पानी जा रहा था और बेसिकली नदी का पानी इनफैक्ट उफल उफल के आपकी शहरों की गलियों के अंदर घुस गया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे साहब, ठीक है ना? तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि दोज हु डिड द डर्टी वर्क ऑफ एंटरिंग द सीवर्स फाउंड दैट इफ दे कम टुगेदर दे कुड नेगोशिएट अ हायर बाउंटी। वो गंदा काम कर रहे थे, साफ सफाई का काम कर रहे थे, सरकार इनको पहले भी सैलरी नहीं देती थी, पैसा तो देती नहीं थी साहब, ठीक है? इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारे लिए अच्छा है साहब, हम लोग यहाँ से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, हमारे लिए काफी फायदा भी होगा साहब, ठीक है? तो सरकार ने कहा कि आपको क्या करना है कि आपको चूहे की पूंछ बतानी है कि आपने चूहे को मारा है कि नहीं मारा है, उसकी हमको प्रूफ दिखाना है। अगर आप हमको प्रूफ दिखाओगे तो हम आपको सैलरी भी बढ़ा के देंगे। तो इसके कारण क्या होगा साहब कि काफी सारे लोगों के अंदर इनफैक्ट अब डेवलपमेंट मिलेगा। 2 पॉइंट हमको यहाँ पे पता चलता है कि फ्रेंच लोग जो है बेसिकली वो काफी बैकफुट के ऊपर आ गए थे, और वियतनामीज जो लोग हैं बेसिकली वो धीरे 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 अपनी यूनिटी को प्रपोज कर रहे थे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो द रैट कैचर्स टुक टू द क्लिपिंग टेल्स एंड रिलीजिंग द रैट्स सो दैट द प्रोसेस कुड बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। अब देखो वियतनाम के लोग भी कितने शाने हैं साहब, ठीक है? उन्होंने क्या किया, पूंछ का एक छोटा टुकड़ा काट दिया और चूहे को भगा देते थे कि बेटा भाग जाओ साहब, ठीक है? फिर अंग्रेजों को जाके, ये फ्रेंच को जाके कहते हैं देखो हम लोग पूंछ काट के लेके आए, चलो पैसा दो हमको साहब, क्योंकि हमने चूहे को मारा है। इससे क्या होता था कि एट
टाइम्स हमको ये भी पता चला कि जो चूहे मारने की प्रक्रिया थी वो चलती रहेगी, क्यों पूंछ का छोटा छोटा टुकड़ा काट के हर बार ये फ्रेंच लोगों से पैसा लेके जाएंगे साहब, ठीक है। तो कहानी ये मिलती है कि फ्रेंच लोगों ने ये सोचा था कि हमको वियतनामीज लोगों के अंदर ये जो साफ सफाई का काम कराएंगे और उनसे बेसिकली मजदूरी करवा के ये बुबोनिक प्लेग से हमको छुट्टी मिल जाएगी। हुआ उससे उल्टा होता है, बेसिकली उल्टा ये होता है कि यहाँ पे फ्रेंच सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। वियतनाम के लोग यूनाइट होते हैं, उनको समझ में आ गया कि कैसे फ्रेंच सरकार को उल्लू बना सकते हैं और फ्रेंच सरकार हमारा उपयोग नहीं कर सकती ऑन द नेम ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द सीवर्स, और हम लोग को कोई ढंग का काम भी नहीं दिया जाता और हमारा शोषण ज्यादा चल रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये सब की सब आपको यहाँ पे दिखेगी। इनफैक्ट वहाँ पे काफी सारी यूनिटी बनती है वियतनामीज लोगों के अंदर बीमारी के नाम के ऊपर साहब, क्योंकि साफ सफाई वही करने वाले थे। फ्रेंच लोग ने मना कर दिया कि हम आज के बाद पैसा नहीं देंगे साहब, है ना, आप चूहे को मारो कि ना मारो। घुमा फिरा के हमको ये पता चलता है कि इसके कारण प्लेग बड़ी मात्रा के अंदर फैल जाएगा, और इतनी बड़ी मात्रा में फैल होगा जहां पे बेसिकली काफी लोगों को नुकसान भी होगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये बीमारी है, ये बीमारी के कारण इनफैक्ट काफी लोग मारे भी जाते हैं। एक चीज इसके हमको पता चलती है कि रेट मेनेंस जो है, जिसके कारण फ्रेंच लोग अपने अधिपत्य नहीं जमा पाए। अब देखो, फ्रेंच कहता था कि वी आर यूरोपियंस, वी आर ओमनीपोटेंट, वी आर ओमनी प्रेजेंट, वी आर ओमनिशियंट साहब, ठीक है। हम यहाँ पे यूरोपियन शक्ति के रूप में हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, तुमको चूहे ने हरा दिया, आप वहां पे चूहे को कंट्रोल में नहीं लेके आ पाए और उसके लिए आपने वियतनाम के लोगों की मदद मांगी। वही वियतनाम के लोग आपको उल्लू बना के चले गए, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए साहब, ठीक है। तो अब देखिए कि किस तरह से अलग अलग प्रकार से नेशनलिज्म डेवलप हो रही है साहब। साफ सफाई के नाम के ऊपर आपके यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंच लोग अभी तक एक नारा दे रहे थे कि वी आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन। फ्रेंच लोग क्या कहते थे कि हम पूरे वियतनाम को सुधारने के लिए, अरे सुधारना तो दूर की बात है, आप साफ सफाई नहीं रख पाए और साफ सफाई के लिए भी आपको वियतनाम की मदद लेनी पड़ी। वही वियतनाम के लोगों ने आपको हाथ खड़ा कर दिया, तो आप बीमारी के कारण चौपट हो गए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इन दिस सिचुएशन हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो रेड कैचर्स के लोग थे साहब, उन्होंने भी छोटी छोटी मात्रा के अंदर कॉलोनियलिज्म के सामने आवाज उठाया और कहा कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते, आप भले कॉलोनी के रूप में हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, और जब तक हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, टिल द टाइम वी विल नॉट कोऑपरेट विथ यू, यू वोंट बी एबल टू रूल ओवर अस, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल ओवर अस। आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको क्यों कॉलोनियलिज्म के बारे में बता रहा था। यही एक बहुत ही बड़ा कारण है कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए। आप जब जब कॉलोनियलिज्म को देखोगे, whenever you will study and see colonialism, आपको ये आइडिया पता होना चाहिए कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बहुत ही प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी के रूप में थी, और ये आइडियोलॉजी के द्वारा काफी सारे बेसिकली कॉलोनियल प्रैक्टिसेस की जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लोगों ने बेसिकली अलग अलग प्रकार का प्रोटेस्ट किया। जैसे भारत के अंदर भी हमने देखा है कि नॉन कॉपरेशन करेंगे, यहाँ पे भी चूहे मारने वाले जो वियतनाम के लोग थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन कर दिया सरकार के सामने, सरकार के घुटने टेक दिए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के पॉइंट आपको कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर रेजिस्टेंस के रूप में मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया कि किस तरह से अलग अलग प्रकार का रेजिस्टेंस डेवलप होता है एज अ पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कि वियतनाम के अंदर एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के पीछे 3-4 चीजें आपको दिखती है साहब, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया कि एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है साहब, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के पीछे कॉलोनी के विरुद्ध में जो राष्ट्रवाद की फीलिंग आ रही है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर है आपका एजुकेशन साहब। एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि वियतनाम के अंदर की बात करेंगे तो स्कूल्स की बात कर सकते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, जहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ। दूसरा मैंने आपको सोसाइटी के बारे में बात किया, और सोसाइटी के अंदर अगर बेसिकली लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, क्या है साहब, सर्विस प्रोवाइडर्स है, अगर नॉन कॉपरेशन कर दे साहब। नॉन कॉपरेशन किस में किया, तो मैंने अभी आपको बताया सीवर लाइंस को साफ सफाई के अंदर साहब, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि दी क्लीनलीनेस वर्कर्स साहब, है ना। तो ये जो क्लीनलीनेस वर्कर्स थे उन्होंने बेसिकली त्याग पत्र दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे शहरें साफ होने बंद हो गए, आपकी गटर लाइन जाम हो जाती है, और बेसिकली उसके कारण भी एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा रोल था आपके रिलीजन का साहब, है ना, धर्म का साहब। अब देखिए धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है साहब, ठीक है। क्रिश्चियनिटी वॉज द रिलीजन जिसको प्रोपोगेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनियलिज्म लाया जाता है। क्रिश्चियनिटी वॉज पार्ट ऑफ द कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, ये याद रखिएगा हमेशा साहब, है ना। जहां जहां दुनिया के अंदर कॉलोनीज बनी है उसमें आपकी क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। एनीवेयर यू गो इन द वर्ल्ड,
यू गो टू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बहुत दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज पूरी दुनिया में घुमा करते थे टू डेवलप देयर ओन रिलीजन। वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगंडा फैले, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन के रूप में वहाँ पॉपुलर हो, और जहाँ जहाँ कॉलोनी के अंदर हम लोग क्रिश्चियनिटी का आधार बनाएंगे साहब, उससे क्या होगा साहब, उसके कारण एक लॉयल्टी बनेगी साहब। लॉयल्टी क्यों बनेगी? क्योंकि जब आप धर्मांतरण कराते हो स्थानिक लोगों का कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी मदर कंट्री के प्रति और वफादार हो जाएंगे साहब। ठीक है, वियतनाम के अंदर हो या भारत के अंदर हो, याद रखिएगा, वियतनाम के अंदर हो कि भारत के अंदर हो, सब जगह के ऊपर एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस में एक बहुत सारा आइडिया चलता है, वो है लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस को फिर से रिवाइव करना। लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या करना साहब? रिवाइव करना। रिवाइव करने का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय रिवाइवल साहब? ठीक है, बेसिकली क्या है कि वियतनाम के अंदर भी बात करेंगे या इंडिया की भी बात करेंगे, तो आपके यहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत डेवलप होता है धर्म के नाम के ऊपर। क्योंकि यूरोपियंस जहां जहां दुनिया में कॉलोनी बनाते हैं वहां कहते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाने आए हैं, क्रिश्चियनिटी इज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड जो बेसिकली सबसे प्योर है, और आप सबके बाकी के सबके रिलीजन है कोई काम के नहीं है साहब। ठीक है, तो जैसे वियतनाम के अंदर हमको पता चलता है कि वहां पे बुद्धिज्म बहुत प्रोपोगेट हुआ था, वहाँ कुछ सेक्शंस के अंदर आपको हिंदुइज्म भी दिखेगा, क्योंकि कंबोडिया जो है वहाँ पे हिंदुइज्म का भी प्रभाव आपको एक टाइम के ऊपर दिख रहा था। फिर आपको चाइनीज फिलोसफी, आपको कन्फ्यूशियस की फिलोसफी दिखती है। कन्फ्यूशियस के बारे में आपने नाम सुना होगा, कन्फ्यूशियस वाज अ चाइनीज फिलोसफर, और वहाँ की इंडिजिनियस ट्राइबल रिलीजन भी हुआ करते थे। अब होगा क्या कि वियतनाम के अंदर बुद्धिज्म का भी प्रभाव है, चाइना का भी प्रभाव है, हिंदुइज्म का भी प्रभाव है, इन सब का बेसिकली कल्चरल मिक्सचर चलता था। और जब ये यूरोपियंस आए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को क्या किया, द यूरोपियन स्टार्टेड कन्वर्टिंग द लोकल पीपल साहब, है ना। तो काफी लोगों को क्रिश्चियनिटी में डेवलप किया। जहां पे स्थानिक लोगों को क्रिश्चियनिटी में ये लोग डेवलप कराने की बात करेंगे, तो इससे होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इन सब रीजन्स के अंदर क्या होगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होगा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अवर रिलीजन इज इन डेंजर साहब, हमारा जो रिलीजन है वो खतरे में है। लोकल रिलीजन को ये लोग बेसिकली बहुत डेंजरसली कंसीडर करते हैं, और ये जो लोकल रिलीजन है, ये लोकल रिलीजन का अपमान किया जा रहा है साहब। तो उसके कारण भी एंटी कॉलोनियलिज्म का एक फीचर आएगा, उसके कारण भी कॉलोनी का जो पूरा विचार है उसको पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की तरफ लेके जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट आपको यहाँ से दिखता रहता है साहब, ये जो कॉलोनियल डोमिनेशन है जहाँ पे रिलीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले था साहब। ठीक है, अब ये जो रिलीजन की कहानी है इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या दिखता है। अब आप समझने की कोशिश करें, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी बेसिकली कॉलोनियलिज्म को फैलाने के लिए एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टूल के रूप में था। याद रखिएगा, रिलीजन वॉज अ टूल टू डेवलप द आइडिया ऑफ कॉलोनी साहब, है ना। रिलीजन को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया गया था बाय द यूरोपियन पावर साहब। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लोग इंडिया में आके क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करते हैं कि नहीं करते। आपने देखा होगा कि 1813 की चार्टर एक्ट के बाद अंग्रेजों ने क्या किया साहब, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन परमिशन दी कि ये लोग आके भारत में कन्वर्जन कर सकते हैं, ये लोग आके भारत के अंदर जो शैक्षणिक पद्धति है खास करके उसके द्वारा कॉन्वेंट स्कूल्स का निर्माण कर सकते हैं, और इन सब परिस्थितियों के बेसिस के ऊपर भारत के लोगों को कन्वर्ट करने की भी छुट्टी थी साहब। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट नोट। उसी तौर के ऊपर हम लोग जो फ्रेंच की बात करते हैं या बेसिकली अंग्रेजों की अफ्रीका की बात कर देते हैं साहब, कि अफ्रीका के अंदर बेसिकली यूरोपियंस ने क्रिश्चियनिटी का फैलावा किया कि नहीं किया। ये क्रिश्चियनिटी के बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाट द यूरोपियंस डिड ओवर देयर, द यूरोपियंस स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीपल, द यूरोपियंस स्टार्टेड कंट्रोलिंग देम, द यूरोपियंस डिसाइडेड कि भाई देखिए हम आपको यीशु मसीह की जो कहानी बता रहे हैं वही सच्चाई है, और आपका ट्राइबल रिलीजन, ट्राइबल प्रैक्टिसेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये तो दुनिया के हर एक कोने के अंदर किया गया था। दिस वाज डन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड साहब। ठीक है, होगा क्या कि वहाँ की स्थानिक सभ्यता, स्थानिक संस्कृति, वो लोग यूरोपियंस के झांसे में आ जाएंगे, और उनको लगेगा कि भाई हाँ, ये जो यूरोपियंस जो धर्म की बात कर रहे हैं वो सबसे प्योर रिलीजन है, बाकी कोई रिलीजन इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता है। भारत की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी को फैलावा करने के लिए इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स की निर्माण की थी। ये कॉन्वेंट स्कूल्स बेसिकली इसी तरह के ऊपर चलते थे। भारत के कुछ कुछ लोग जिनको ये कॉन्वेंट स्कूल्स का कैरेक्टर पता था, वो कॉन्वेंट स्कूल को शैतानी दफ्तर के रूप में पहचानते थे साहब। ठीक है, तो इंडियन मासेस आपको बहुत सारे दिखेंगे जो ये कॉन्वेंट स्कूल्स को कहते थे कि दिस आर सिमिलर टू शैतानी दफ्तर्स। शैतानी दफ्तर्स का मतलब क्या होता है, ये बताते हैं कि ये ऐसी संस्था है जो बेसिकली क्या कहते हैं कि शैतान के रूप में बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को पढ़ाती है साहब, है ना। तो रियलिटी नहीं पढ़ाते, कुछ और ही पढ़ाते हैं, इसके लिए उसको शैतानी दफ्तर कहा गया था। खैर, ये जो शैतानी दफ्तर है या बाकी कोई भी आपकी फीलिंग
होती है साहब, ठीक है, उसमें ये रिलीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। रिलीजन से 2-3 चीज़ें आपको मिलेगी। एक तो बहुत बड़ा लॉयल्टी डेवलप होता है साहब, लॉयल्टी डेवलप होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा साहब, है ना। आप भारत के अंदर की बात करेंगे तो भारत में जो क्रिश्चियन धर्मांतरण किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली साहब, तो उसके कारण जहां जहां क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंचे वहां वहां ब्रिटिश सरकार के सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। दूसरा ये होता है कि आपका लोकल कल्चर, लोकल रिलीजन वो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे जब जब आप रिलीजन का आधार बना के इनफैक्ट एंटी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को डेवलप कराते हो तो लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी खत्म करते हो। यूरोपियंस ने पूरे विश्व में ऐसा किया, उन्होंने अफ्रीका में ये किया, उन्होंने साउथ अमेरिका के अंदर जाके ये किया, भारत के अंदर ये किया। यही चीज फ्रेंच लोगों ने कहाँ पे किया है? द सेम काइंड ऑफ थिंग was carried out by the French people in the Indo-Asia, ये मतलब इंडो चाइना साहब, समझ में आया आपको, ठीक है ना। The same kind of ideology, the same kind of thought was carried out by the French people in the Indo-China region, समझे आप लोग। इसके लिए मैं आपको ये पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिलीजन को बेसिकली जब आप टूल के रूप में लेते हो तो उससे लोकल कल्चर खत्म हो जाएगा। अब वियतनाम के अंदर भी यही होगा साहब, वियतनाम में भी यही होगा कि वियतनाम के जो स्थानिक लोग थे उनको पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी संस्कृति को ये लोग छेड़खान कर रहे हैं, ये फ्रेंच लोग आके उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके सिविलाइजेशन को परेशान कर रहे हैं साहब। अब वियतनाम की कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ वियतनाम? आप समझिए कि वियतनाम वाज वन सच एरिया विच वाज बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फ्यूशनिज्म, और बेसिकली आप देखोगे तो लोकल प्रैक्टिसेस आपको इसके अंदर से दिखेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये हर जगह के ऊपर दिखता है। कन्फ्यूशियस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि हु वाज कन्फ्यूशियस, हाँ, इफ यू आर एबल टू रिकॉल कन्फ्यूशियस कौन थे साहब, थोड़ी बहुत जानकारी आपको कन्फ्यूशियस के बारे में पता होनी चाहिए साहब। तो कन्फ्यूशियस वाज अ चाइनीज फिलोसोफर एंड he was a thinker who developed a philosophical system based on the good conduct, practical wisdom, and proper social relationships. People were taught to respect their parents and submit to elders. They were told to that the relationship between the ruler and the people was the same as between the children and the parents. अब आप समझने की कोशिश करिए कि कन्फ्यूशियस ने जो प्रैक्टिकल लर्निंग आपके यहाँ पे पूरे चाइना से लेके वियतनाम के अंदर डेवलप कराया था, ये कन्फ्यूशियस के लर्निंग को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया साहब, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो बुद्धिज्म वियतनाम के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ था। बुद्धिज्म है ना, एंशिएंट इंडिया के दौरान से ही यहाँ पे पॉपुलर चला गया है साहब, ठीक है, क्योंकि लोग जब इंडिया से चाइना ट्रैवल करते थे तो एक तो लैंड रूट था, दूसरा सी रूट था। तो जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे इंडिया से चाइना, दे यूज्ड टू ऑलवेज टेक द वियतनामीज रूट, वो वियतनाम के रास्ते से ही जाते थे साहब, ठीक है। तो जहां जहां क्रिश्चियनिटी पहुंचा वहां वहां लोकल कल्चर खत्म हुआ, जहां जहां लोकल कल्चर खत्म हुआ वहां पे एंटी कॉलोनियलिज्म का विचार भी पॉपुलर होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है ना। तो ये जो रिलीजन और एंटी कॉलोनियलिज्म का जो आइडिया है उसको अभी नहीं पढ़ रहे, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, चिंता मत करिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है थोड़ा और भी, इसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से वियतनाम के अंदर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसके नाम के ऊपर कैसे डेवलपमेंट चलता है। और बेसिकली यहाँ खास करके हमको ये भी पता चलता है कि जो वियतनाम के अंदर जो कन्वर्जन हुआ है, ये कन्वर्जन को किस तरह से वहां के लोगों ने रेजिस्ट किया है साहब, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे चलता है नेशनलिज्म के ऊपर, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग अभी नहीं देखते हैं साहब। पर वहां से बेसिकली एक दो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, व्हाट वाज मेंट बाय द सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द कॉलोनियलाइजर्स, मैंने आपको पढ़ा दिया है साहब, ठीक है। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन वियतनाम वुड पास ओनली द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन, ये भी बताया था कि फेल किया जाता था, और फेल करने से फायदा क्या होगा साहब, व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वियतनाम के लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे और उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाएगा साहब, ठीक है ना। द फ्रेंच बिल्डिंग कैनाल्स एंड द ड्रेनिंग लाइन्स इन द मेकोंग डेल्टा, क्यों बनाते हैं साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इरीगेशन मिलेगा, इरीगेशन से सिंचाई होगी, कैश क्रॉप्स बढ़ेंगे, राइस, और राइस के साथ साथ मैंने आपको रबर के बारे में बात किया था, ये दोनों एक्सपोर्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है साहब, ठीक है। द गवर्नमेंट मेड द साइगोन नेटिव गर्ल स्कूल्स टेक बैक द स्टूडेंट्स इट हैड एक्सपेल्ड, ये क्यों होता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्कूल्स के अंदर जब राष्ट्रवादी आंदोलन चला तो प्रिंसिपल के सामने लोगों ने हंगामा किया, तो फिर सरकार थोड़ी बैकफुट के ऊपर थी यार, प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया गया कि आप लोग बेसिकली इन सबको वापस स्टूडेंट्स को जो आपने निकाल दिया है एक्सपेल के, उनको वापस उनको स्कूल के अंदर लीजिए। खैर होता नहीं है, बहुत अलग बात आपको इसके अंदर से दिखेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। उसके बाद आपको दिखेगा द रैट्स वर मोस्ट कॉमन इन द मॉडर्न न्यूली बिल्ट एरिया ऑफ हनोई। अब ये क्यों कॉमन हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ने जो सिटी को बनाया था, आप समझने की कोशिश करिए, प्लेग क्यों फैला था साहब, व्हाई द प्लेग हैड फेल्ड डेवलप्ड इन दिस साहब, ठीक है ना।
तो वियतनाम के अंदर क्या हुआ कि हैनोई सिटी है, ये हैनोई सिटी के अंदर ये फ्रेंच ने 2 पार्ट के अंदर सिटी को डिवाइड किया था। एक तो फ्रेंच पार्ट था और दूसरा नेटिव पार्ट था। नेटिव पार्ट का मतलब जहां पे स्थानिक लोग रहते थे साहब, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि इसके नीचे इन्होंने गटर की व्यवस्था बनाई थी, इसके नीचे इन्होंने सीवर लाइंस बनाई थी। जहां जहां सीवर लाइंस थी दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड साहब, समझ में आया आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि जहां जहां सीवर लाइंस बनी है इन सब विस्तारों के अंदर कनेक्टिविटी थी। ये प्रॉब्लम में यहाँ पे ये होता है कि ये जितना भी गटर का पानी है आपकी सीवर लाइन से साहब, वो सब उभर के कहाँ पे जाती थी, रिवर के अंदर जाती थी। तो कहीं एक जगह के ऊपर यहाँ पे रैट का ब्रीडिंग हो गया, वेन एवर द रैट ब्रीडिंग इज देयर, आपके चूहे बनने की फैक्ट्री पैदा हो जाती है साहब यहाँ पे। तो वो चूहे यहाँ पे पूरी की पूरी सीवर लाइन के अंदर जा सकते थे। दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया ऑफ हैनोई सिटी टू द अदर एरिया। जहाँ पे फ्रेंच रहते थे वहाँ पे भी जा सकते थे, जहाँ पे नेटिव लोग रहते वहाँ पे भी जा सकते थे। और इसी के चक्कर में होता क्या है कि फ्रेंच लोगों को लग रहा था कि ये हैनोई के अंदर हमने जो फ्रेंच पार्ट बनाया है यहाँ पे तो साफ सफाई मेंटेन रहेगी। होता इससे उल्टा है, क्योंकि ये जो फ्रेंच सिटी यहाँ पे बनता है वहाँ पे भी चूहे पहुँच जाएंगे, बिकॉज इन्होंने जो पाइपलाइन की सिस्टम बनाई थी ये पाइपलाइन इंटरकनेक्टेड थी साहब, समझ में आया आपको, ठीक है ना। ये जो सीवर पाइपलाइंस थी ये इंटरकनेक्टेड थी। ये बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट है साहब, ये प्लानिंग का पॉइंट है। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो सिटीज थे वहां पे भी आपको बेसिकली ये इंटरकनेक्शन ऑफ गटर लाइंस और पाइपलाइंस दिखेगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसके कारण इनका बहुत बड़ा ये हंगामा हो जाता है, समझ में आया आपको, ठीक है ना। बाकी के 2 क्वेश्चन है अभी अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं साहब, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछा है डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम्स कल्चर लाइफ, है ना। मैंने आपको बताया कि चाइना ने बेसिकली फूड से लेके ड्रेसिंग से लेके इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया थॉट्स, कन्फ्यूशियस के जो थॉट्स है वो कन्फ्यूशियस के थॉट्स है उसके साथ भी पूरी तरह से इसको इम्पोज किया गया था। तो एवरीवेयर इनफैक्ट आपके कपड़े से लेके जो भी पार्ट है वो सब बेसिकली चाइना के ऊपर था, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली वियतनाम को अपने प्रभाव में लेके बैठा था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। व्हाट वाज द रोल ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स इन डेवलपिंग एंटी कॉलोनियल फीलिंग इन वियतनाम। देखिए इनको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि हमेशा आपके जो रिलीजियस ग्रुप्स है वो कॉलोनियलिज्म के सामने फाइट किया है। भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर आर्य समाज नाम की एक फोर्स दिखेगी। यू माइट बी अवेयर अबाउट आर्य समाज साहब। तो आर्य समाज नाम की जो बॉडी है उसने भी एंटी कॉलोनियल फीलिंग ही डेवलप कराई थी। आर्य समाज भी बेसिकली आप देखिए तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जो हिंदू रिवाइवलिज्म की बात करता है। आर्य समाज को छोड़ दो, चलो साहब आप पकड़ के चलिए द देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट जो था बेसिकली ये भी एक धार्मिक ग्रुप था। इट वाज आल्सो रिलीजियस बॉडी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए। वहां पे भी इनफैक्ट एंटी कॉलोनियल फीलिंग आती है। तो जहां ऐसा नहीं है कि ये वियतनाम की जगह अगर मैं आपको इंडिया का क्वेश्चन दे दूं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि हम लोग है ना कंपैरेटिव लर्निंग ज्यादा कर रहे हैं, समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद यूएस इन्वॉल्वमेंट है। यूएस इन्वॉल्वमेंट तो वियतनाम आजाद होगा उसके बाद होगा साहब, ठीक है ना। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वियतनाम को फ्रेंच से आजादी दिलाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा साहब, ठीक है, फ्रेंच से आजादी दिलाऊंगा साहब। और वियतनाम के अंदर धीरे 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 आप समझोगे तो फ्रेंच से तो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, पर फिर यूएसए की एंट्री वियतनाम के अंदर होगी, उसके तरफ चले जाएंगे साहब, ठीक है ना। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द फ्रेंच वर डिफीटेड इन वियतनाम। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिफीट करेंगे कि वियतनाम के अंदर कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। धीरे 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 हैनोई नाम का शहर इंडिपेंडेंट होता है। 1954 तक आते आते फ्रेंच आर्मी यहाँ से विदा ले लेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। जब ये घटना बनी तो वियतनाम पूरी तरह से कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में कन्वर्ट हुआ। ये कम्युनिस्ट स्टेट में जब वियतनाम कन्वर्ट हुआ तो बेसिकली अमेरिका को पसंद नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे कैपिटलिज्म को फैलावा कर रहा था। तो इसी का ही परिणाम है जब फिर से इनफैक्ट यहाँ पे कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी। 1960 से लेकर 1975 1979 तक इनफैक्ट रहती है। इसको भी आगे के क्लासेस के अंदर देखेंगे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आई एम कंक्लूडिंग द सेशन ओवर दिस टॉपिक इनफैक्ट टुडे। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ कि आप अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। ये फ्री है, आपको खाली और खाली ये अनलॉक कोड को यूज करना है इन पार्टिसिपेशन। और अनलॉक कोड अभी 28 फरवरी को नेक्स्ट है साहब, सुबह 11 बजे। आपको बेसिकली 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल बी अटेम्प्टिंग 60 क्वेश्चंस एंड इन दिस 60 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर द एमसीक्यू साहब। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो अनअकैडमी की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स भी है। रिवॉर्ड्स इंक्लूड द सब्सक्रिप्शन एज वेल, है ना। तो काफी फायदा आपको कॉम्बैट के अंदर दिखेगा। दूसरा, आप जीएस और ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये डिस्काउंट कोड को यूज
करिएगा PN लाइव, आपको 10% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा यही है कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में जितना भी GS का सब्जेक्ट है वो कवर होता है। मेरी 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स, याद रखिएगा, मोर देन 3000 प्लस स्लाइड्स आपको अवेल की जाएगी। पूरा का पूरा हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव कराने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। आप ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपको मिलूंगा। आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे तो हम लोग वियतनाम को इंडिपेंडेंस कराएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।